ये हमारी लड़ाई है हक की, आजादी की, लड़ाई है इकोनॉमिक फ्रीडम और ताकत की, लड़ाई है हमारे हिम्मत और जज्बे की, लड़ाई है जंग के खिलाफ। क्योंकि जंग आखिर होती है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के लिए, सत्ता और फायदा। फिर चाहे वो जंग दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो रही हो, हमारी लड़ाई अब एक बड़े जंग में बदलने जा रही है जो रूसी हुकूमत और यूक्रेन सरकार के प्रो रूसी नुमाइंदों के खिलाफ है। और ये जंग है हमारे इज्जत की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की और अपनी यूक्रेनियन आइडेंटिटी की। ग्रिगोरी 22 साल का एक स्टूडेंट था जो कि यूक्रेन देश की राजधानी कीव में पढ़ता था। 2014 में फरवरी के महीने के कड़ाके की रूसी ठंड को नजरअंदाज कर उस जैसे कई हजारों स्टूडेंट्स और सिविलियन सड़क पर उतर आए थे। मौका भी था और वजह भी, रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी, एक ऐसा पब्लिक एजिटेशन था जिसमें यूक्रेन के लोगों ने अपने राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के यूरोपियन यूनियन के साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन और ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से इनकार कर देने पर देश पर होने वाले इकोनॉमिक डैमेज को आंक कर उसे हटा देने का फैसला कर लिया था। दिन 18 फरवरी का था। ग्रिगोरी और हजारों स्टूडेंट्स कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में एक बैरिकेडेड जगह में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ दशकों से चली आ रही सरकार और लोगों के बीच की यह हुत्तुतू यूक्रेन सरकार के कई करप्शन, प्रो रशियन और एंटी वेस्ट केसेस को सामने लेकर आई। ये सेंटिमेंट्स इसीलिए भी थे क्योंकि राष्ट्रपति यांकोविच कई सालों से ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत करने से कतरा रहे थे। लोगों को डर था कि कहीं बेलारूस की तरह यूक्रेन भी रशिया का पिट्ठू ना बनकर रह जाए। यांकोविच को जाना होगा। यूरोपियन यूनियन के बदले रूस के साथ रिश्ते मजबूत करने का उनका यह फैसला यूक्रेन और उसमें बसे हम जैसे करोड़ों लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। क्या हमें रूस का पिट्ठू बनकर रहना मंजूर है? ग्रेगरी को यह नहीं पता था कि ये रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी आगे चलकर एक ऐसी जंग में बदलने जा रही थी जिसमें अनगिनत लोगों की जान और माल का नुकसान होने जा रहा था। उसे पता नहीं था कि रूस के पायनियर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा जमाने में किस हद तक जा सकते हैं। उसे तो यह भी पता नहीं था कि इंडिपेंडेंस स्क्वायर की तरफ बरकुट यानी स्पेशल ट्रेन राइड पुलिस की भारी टुकड़ियों को रवाना कर दिया था। मकसद एक ही था, टू क्रश द रेवोल्यूशन बाय ऑल मीन्स। इनमें से एक टुकड़ी को स्पेशल पुलिस ऑफिसर पीटर मोलोविच लीड कर रहा था। टीम बी रेडी, हमारे पास एक ही ऑर्डर है, किसी भी तरह इन लोगों को वहां से हटाकर इस सो कॉल्ड रेवोल्यूशन को खत्म करना होगा। इसमें हमें कितनी भी फोर्स, गोलाबारी और जबरदस्ती करनी पड़े हम करेंगे। ये हमारे लोग हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ इस जैसे कोई भी विद्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर भीड़ पर वाटर कैनन्स चलाने हैं तो चलाओ, अरेस्ट करना है करो, फायर करना है करो। वहीं भीड़ में एक ऐसी महिला भी थी जो सरकार और सिविलियंस के बीच दिन ब दिन बढ़ते टेंशन को अपने कैमरा में कैप्चर कर रही थी। इवाना कनाडा के एक न्यूट्रल वेबसाइट के लिए काम कर रही एक ऑन ग्राउंड कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिस्ट है और उसे ग्रेगरी की बातें सुनकर मन ही मन डर लगने लगा था। पॉलिटिकल टॉपिक्स को कवर करते करते उसे 10 साल हो चुके थे और उसमें यह समझ आ गई थी कि यूक्रेन की प्रो रूसी सरकार इस विद्रोह को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपना कैमरा ऑफ करके वो ग्रेगरी के पास पहुंची। सिविलियंस का विरोध अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभी इस वक्त सबका यहाँ से चले जाना ही ठीक है। कुछ भी हो सकता है। मैडम, आप यूक्रेन के लोगों के जज्बे को कम आंक रही हैं। अब वक्त आ गया है कि हम खुद अपनी किस्मत का फैसला करें। एक आजाद देश होने के नाते हम रूस जैसे कम्युनिस्ट पावर या ईस्टर्न ब्लॉक के पिट्ठू नहीं बनना चाहते। लेकिन ग्रेगरी, यहाँ औरतें और बच्चे भी हैं। जो आवाम का हिस्सा है, आवाम अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि वो बड़ी से बड़ी सत्ता को उखाड़ कर फेंक सकता है, जैसे कि रूस में दशकों पहले हुआ। जो रूस में हुआ वो यहां भी हो सकता है और हम इस जज्बे को कायम रखने के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हैं। सवाल यूक्रेन के फ्यूचर का है। इवाना ने जैसे ही अपने फोन पर आए मैसेज को पढ़ा तो उसके होश उड़ गए। आर यू ऑल राइट? भयानक खबर है ग्रेगरी, यहाँ पर बेरकुट की टीम्स पहुंचने वाली हैं। व्हाट? तो अब हमारी सरकार हम पर गोली चलाएगी। इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या हो सकता है? अब देखते हैं कि पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर कितनों का खून बहता है। यही वो पल था
जब प्रोटेस्टर्स इंडिपेंडेंस स्क्वायर में स्थित पार्लियामेंट हाउस की तरफ बढ़े, जहां बैकरूट पुलिस की टुकड़ियां मौजूद थी। एक ही झटके में सिविलियंस और पुलिस के बीच एक हिंसक लड़ाई शुरू हो गई। ऑर्डर्स के चलते पीटर ने अपनी टीम्स को गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। इस भयानक दिन और उसके अगले 2 दिन तक चली लड़ाई में 108 सिविलियंस और कुछ 15 पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई, जिनमें ग्रेगरी और पीटर भी शामिल थे। वहीं रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में यांकोविच के इस्तीफे के बाद हुए पावर वैक्यूम के चलते व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दक्षिण में बसे क्रीमिया के क्षेत्र को रूस में शामिल करने का फैसला किया और धावा बोल दिया। जो वाकया एक विद्रोह से शुरू हुआ, आगे चलकर वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंगों में बदलने जा रहा था। रूस यूक्रेन पर पूरा कब्जा जमाने में आमादा हो गया था और ये जंग उक्रेनी लोगों, उसकी सरकार और उसके सिविलियंस की हिम्मत, जज्बे और कभी ना घुटने टेकने वाले जज्बे की दास्तान बयान करने वाला था। तो क्या है यूक्रेन का इतिहास? क्या महत्व रखता है यूक्रेन रूस के लिए? आखिर ये जंग है किस बात के लिए? इन सब के बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। बीते 8 सालों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने न केवल दोनों देशों को ही बल्कि सारी दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। 60 के दशक के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद शायद यही एक ऐसा संघर्ष है जो इतने स्तर पर पहुंच चुका है कि दुनिया अब ईस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच साफ साफ डिवाइड होती आ रही है। जहां एक तरफ मॉडर्न रूस अपने कई सालों के कम्युनिस्ट इतिहास और पॉलिटिक्स के दम पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से पूरी दुनिया में अपना एक मकाम हासिल कर चुका है, वहीं सोवियत रूस के टूटने के बाद यूक्रेन जैसे बाल्कन देश कई बदलावों से गुजरे। बाकी पड़ोसी देशों की तरह यूक्रेन और रूस के बीच साझी विरासत का इतिहास है, जो दोनों को जोड़ने के साथ साथ एक ढंग से अलग भी करती है। तो क्या है यूक्रेन का इतिहास? ये कहानी कुछ 9वीं सदी में मौजूदा यूक्रेन की राजधानी कीव से शुरू होती है। ये एक ऐसे इलाके की राजधानी थी जिसका गठन एक स्कैंडिनेवियन कबीले ने किया था, जो खुद को रूसी कहते और मानते थे। यही महान मध्यकालीन राज्य बाद में कीवियन रूस कहलाया। 11वीं सदी में यह पूरा इलाका दक्षिण में काले सागर यानी कि ब्लैक सी, पूर्व में वोल्गा नदी, पश्चिम में पोलैंड राज्य और लिथुआनिया तक फैला हुआ था। व्लादिमीर महान और यारोस्लेव प्रथम उर्फ यारोस्लाव बुद्धिमान की हुकूमत को कीवियन रूस का एक सुनहरा युग समझा जाता है। इसी दौरान इस राज्य ने ईसाई धर्म को अडॉप्ट किया और पहली लिखित पूर्वी स्लाव कानूनी प्रणाली को भी बनाया और अपनाया। इस नीति को रूसी न्याय या प्राडवा रस्कैया भी कहा जाता था। 11वीं सदी के खत्म होते होते वाइकिंग्स का भी सूरज डूबने लगा और यहीं कीवियन रूस भी बिखरने लगा और छोटे आपस में झगड़ते कई छोटे राज्यों में टूट गया। ऊपर से कॉन्स्टेंटिनोपल और बाइजेंटीन सल्तनतों के कमजोर पड़ने से कीवियन रूस का ट्रेड और इकोनॉमी पर भी भारी असर पड़ा। 1230 के दशक में लगातार हुए मंगोल आक्रमणों को सहन नहीं कर पाया और उनके अधीन हो गया। 13वीं सदी एक ऐसा फेज था जिसमें ज्यादातर रूस के कई सूबों पर मंगोल साम्राज्य का कब्जा था। मंगोल साम्राज्य का कब्जा और हुकूमत चल रही थी। 11वीं सदी तक आते आते मंगोल ताकत के कमजोर होने का सबसे ज्यादा फायदा मॉस्को और लिथुआनिया नाम के 2 सूबों को हुआ। उस वक्त दोनों बड़े राज्यों ने रूस को आपस में बांट लिया। देखते ही देखते कीव और इसके आसपास के क्षेत्र पर लिथुआनिया सूबे का कब्जा हो गया। वक्त चलते यहाँ के लोग इस रीजन में एक प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस और रेवोल्यूशन भी लेकर आए। वहीं ईस्टर्न यूक्रेन के ग्लासिया या कारपैंथियन ग्लासिया के क्षेत्र पर हैब्सबर्ग एम्पायर की हुकूमत कायम रही। इस इलाके के लोगों में आज भी उस काल के कल्चरल ट्रेडिशंस देखे जा सकते हैं। कई इतिहासकार मानते हैं कि पश्चिम यूक्रेन का इतिहास पूर्व से एकदम अलग है। पश्चिम यूक्रेन में कई लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो नहीं करते, बल्कि वो ईस्टर्न चर्च को मानते हैं। इस रीजन में बसे ज्यादातर लोग पोप को अपना आइडियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का क्रीमिया इलाका भी बाकी देशों से काफी अलग है। इस इलाके के लोगों का ऐतिहासिक लिंक ग्रीक और टाटार लोगों से बरकरार रहा है और मध्यकाल में क्रीमिया पर रूसी और ऑटोमन एम्पायर की हुकूमत भी रही है।
17वीं सदी में लिथुआनिया, पोलैंड, कॉमनवेल्थ और रूस के जार बादशाहों के बीच हुए जंग के नतीजे में डाइनपर नदी के पूर्व के सारे रीजन्स रूसी कंट्रोल में चले गए। इस इलाके को यूक्रेन के लोग भी अपना बायां किनारा मानते थे। आज मौजूदा यूक्रेन जहां स्थित है, उसके मध्य और उत्तर पश्चिम इलाकों में 17वीं शताब्दी में एक राज्य था जिसे साल 1764 में रूस की रानी कैथरीन द ग्रेट ने हथिया लिया। उन्होंने साथ ही पोलैंड के अधिकार वाले यूक्रेन के इलाकों पर भी अपना हक जमा लिया। आने वाले सालों में यूक्रेन पर कई पाबंदियां लगा दी गईं, जैसे कि यूक्रेनियन भाषा के उपयोग और उसमें पढ़ाई और अध्ययन पर रोक। लोगों की आस्था को लेकर इस इलाके के लोगों पर जोर जबरदस्ती की गई और इस तरह इस इलाके और इसके लोगों को एक छोटी जातीय समूह की तरह रच दिया गया। वहीं इस सब के चलते पश्चिमी यूरोप के कई देशों में नेशनलिज्म की एक नई लहर चली। इसका असर पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया तक साफ हुआ और यहाँ के कई लोगों ने रूस के लोगों से अलग दिखाई देने के लिए खुद को यूक्रेनियन बताना शुरू कर दिया। 20वीं सदी में रूस की क्रांति हुई और सोवियत यूनियन का गठन हुआ, जिसके दौरान यूक्रेन से जुड़ी इस पहेली को एक नई शक्ल मिली। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर पोलैंड से पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी हक हासिल कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां 1950 के दशक में मॉस्को ने क्रीमिया यूक्रेन को तोहफे में दे दिया था, जो कि सोवियत यूनियन का ही हिस्सा था, वहीं सोवियत सरकार ने यूक्रेन पर धीरे धीरे जोरदारी के साथ अपना प्रभाव थोपने की कोशिश की और कई बार यूक्रेन को इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 1930 के दशक में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे यूक्रेन के लाखों लोग स्टालिन की ओर से जबरन थोपे गए अकाल की वजह से मारे गए। इसके बाद स्टालिन ने वहां बड़ी संख्या में सोवियत लोगों को बसाना शुरू कर दिया। इनमें से ज्यादातर लोग यूक्रेनी भाषा नहीं बोलते थे। इस इलाके से ये लोग वाकिफ भी नहीं थे और इनका यहाँ के रीति रिवाज, रहन सहन और संस्कृति से संपर्क और संबंध भी बेहद सीमित था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांस्कृतिक रूप से सोवियत यूनियन कभी यूक्रेन पर अपना हक साबित ही नहीं कर पाया। जहां यूक्रेन पर रूसी केंद्र की ओर से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री फैसले भले ही थोपे जाते रहे, कल्चर और एजुकेशन के क्षेत्रों में यूक्रेन के पास एक ट्रम्प कार्ड था। दबदबा भले ही रूसी भाषा का था, लेकिन प्राइमरी स्कूल के बच्चे यूक्रेनियन भाषा सीखते रहे। इस भाषा में कई किताबें भी छपी। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूक्रेनी में शिक्षित लोगों के बीच एक मजबूत नेशनलिस्ट अभियान शुरू हुआ। 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया और 1997 में रूस और यूक्रेन के बीच एक संधि भी हुई, जिसके जरिए यूक्रेन की सीमाओं की सॉवरेनिटी को माना गया। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में कुछ ऐसी खामियां रह गईं जिससे दरारें बनती चली गई। देश के पूर्वी हिस्से में लोगों के रूस के साथ गहरे रिश्ते रहे। यहाँ रहने वाले लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं और कंजर्वेटिव भी हैं। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में वेस्टर्न यूरोप का प्रभाव ज्यादा नजर आता है। पोलैंड और हंगरी जैसे विकसित देशों का भी यहाँ भारी असर सालों से रहा है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग कैथोलिक हैं और अपनी नेटिव भाषा भी बोलते हैं। साल 2000 में एक यूक्रेनिश्का परिवार के फाउंडर जॉर्जी रेशलैनोविच गोंगैज़दा का अपहरण और हत्या कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन और फैलती अफवाहों से पता चला कि उनके असैसिनेशन का ऑर्डर खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति लियोनिड कुचमान ने दिया था। इस वाक्य ने कुचमा के खिलाफ एक प्रोटेस्ट को जन्म दिया, जिसे 2004 में ऑरेंज रेवोल्यूशन के प्रेल्यूड के तौर पर भी देखा जा सकता है। बढ़ते दबाव और इस स्कैंडल के चलते, जिसने अपना पूरा रेप्यूटेशन बर्बाद कर दिया, कुचमा ने 2004 के चुनावों में तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया और राष्ट्रपति पद की दौड़ में प्रधानमंत्री विक्टर यानुकोविच को सपोर्ट किया। इसी 2004 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान पनपते यूक्रेन की स्थिति को आने वाले रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन माना जाता है। कई दशकों से यूक्रेन वासी देश में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंतजार कर रहे थे और बदकिस्मती से आखिरकार चुनाव के नतीजों को धोखाधड़ी मान लिया गया। इस रेवोल्यूशन ने कई लोगों को सड़कों पर उतरने और प्रोटेस्ट मार्च करने का अधिकार दिया, जिनमें से कुछ 17 दिनों तक भी चलते रहे। इन प्रोटेस्ट मार्चेस में राष्ट्रपति भागीदारी नहीं थी, लेकिन इनमें ज्यादातर पश्चिमी और मध्य यूक्रेन के लोग शामिल हुए। यूक्रेन को 1991 में स्वतंत्रता मिली और ये उस स्वतंत्रता की तलाश थी जिसने ऑरेंज रेवोल्यूशन को एक जज्बा दिया। ज्यादातर लोग सोवियत यूनियन के साथ बहुत नजदीकी रिश्ते नहीं रखना चाहते थे। यूक्रेन के पूर्वी यूरोपियन जियो कल्चरल इलाकों, जिन्हें पहले पोलैंड, लिथुआनिया के नाम से जाना जाता था, उनसे जुड़े
ऑस्ट्रो हंगेरियन जड़ों ने यूक्रेन को एक मॉडर्न आइडेंटिटी देने में काफी रोल अदा किया। तो क्यों लगा यूक्रेन को रूस से अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने में इतना वक्त? इस जंग की नींव कब पड़ी और वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से दोनों मुल्क जंग करने पर आमादा हो गए? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड में हम इन पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। क्रीमिया पेनिनसुला या ऑटोनोमस रिपब्लिक ऑफ क्रीमिया यूक्रेन के दक्षिण में स्थित देश का भाग है जो कुछ एक दशक से भी ऊपर से सुर्खियों में रहा है। ब्लैक सी के उत्तर में बसे पूरे क्षेत्र के इतिहास में क्रीमिया का काफी महत्व रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस ने ही क्रीमिया पर कब्जा करने की कोशिश की, बहुत से और देशों और जातियों में इस पर कब्जे को लेकर झड़पें होती रही हैं। लेकिन 18 मार्च 2014 को व्लादिमीर पुतिन का क्रीमिया को रशियन फेडरेशन में मिलाने का फैसला और ऑफिशियल हस्ताक्षर पर दुनिया में बवाल मच गया और इसी के चलते क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया। इस फैसले से यूक्रेन और रशिया के आपसी कमजोर रिश्ते और भी बिगड़ गए। उस दौरान यूक्रेन में चल रहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने भी क्रीमिया के फ्यूचर को खतरे में डाल दिया। क्रीमिया में हुए कॉन्फिडेंस वोट 97% लोगों ने रूस के साथ मिलने का फैसला किया। इसके बाद रूस और क्रीमिया के अधिकारियों ने एक संधि पर दस्तखत कर लिए जिससे क्रीमिया को रूस में शामिल कर दिया जा सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमियाई प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट स्पीकर के साथ इस संधि पर दस्तखत किए। पुतिन ये जानते थे कि क्रीमिया का रूस के साथ विलय रूस के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूस्ट लाने वाला था। रूस की क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में स्थित एक नौसेना के बेस पर नजर थी, लेकिन सच्चाई सिर्फ ये नहीं थी। क्रीमिया को सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ही 40% आमदनी होती है, जबकि बाकी के 60% आमदनी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। ये भी बड़ी वजह थी जिनकी वजह से रूस क्रीमिया को अपने साथ ले जाना चाहता था। इसके अलावा रूस क्रीमिया के समुद्री बंदरगाह और जहाज और कमर्शियल याल्टा के पोर्ट, 550 बड़ी विनिर्माण कंपनियां और कारखाने, क्रीमिया के नेचुरल ऑयल, गैस और रिसोर्सेज, आयरन ओर, शिपयार्ड्स, स्टील प्लांट्स, पावर स्टेशंस, कर्च पोर्ट, चर्नोमोर्स्क के पोर्ट, क्रीमियन एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च सेंटर, सिमफेरोपोल टोबैको फैक्ट्री, कर्च मेटलर्जिकल और केमिकल फैक्ट्रीज, क्रीमियन सोडा प्लांट्स, फियोडोसिया ईंट भट्टा, ब्रोमिन मिल, क्रीमिया टाइटेनियम, क्रीमिया की एग्रीकल्चर, सोलर पावर और विंड पावर, इन सब पर भी कब्जा पाना चाहता था। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ईस्टर्न यूक्रेन ने अलग अलग राष्ट्रपति उम्मीदवारों के लिए वोट किया था। इसके बाद से ही मामला यूक्रेन के हाथों से निकलने लगा था। प्रो रशियन सेपरेटिस्ट्स और यूक्रेनियन आर्मी के बीच हिंसक संघर्ष शुरू हो चुका था। इसकी वजह भी थी, इस रीजन के डोनेस्क इलाके में कुछ 41 लाख लोग रहते थे और साथ ही लुहांस्क इलाके में कुछ 21 लाख लोग। ये दोनों इलाके अपने माइनिंग और स्टील प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। इन इलाकों के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और सांस्कृतिक तौर से यूक्रेन की तुलना अपने आप को रूस के करीब महसूस करते हैं। 2010 में इस इलाके की एक बड़ी आबादी ने रूस का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तभी से यूक्रेन रूस पर देशों में टेररिज्म और सेपरेटिज्म की भावना बढ़ाने के लिए दोष देता रहा है। इसके साथ यूक्रेन ने रूस पर सेपरेटिस्ट को हथियार मुहैया कराने और देश में इंसर्जेंसी बढ़ाने पर इल्जाम भी लगाए। क्रीमिया पर रूसी कब्जे के बाद इन दोनों इलाकों के लोगों ने खुद को अलग अलग देश घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 सालों में यूक्रेन और सेपरेटिस्ट के बीच चल रहे इसी खूनी खेल में कुछ 15,000 लोगों की मौत हो चुकी है। दरअसल फरवरी 2010 में जो आम चुनाव हुए उसके नतीजतन प्रो रशियन लीडर्स और समर्थक विक्टर यानुकोविच यूक्रेन की सत्ता पर काबिज हुए। नवंबर 2013 में उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ने का फैसला ले लिया। इस समझौते के बाद यूक्रेन को जो $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलना था वो देश के हाथों से निकल गया, जिससे लोगों में काफी रोष बढ़ गया और इसके बाद यानुकोविच के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों का कहना था कि उन्होंने रूस के दबाव में आकर यह फैसला लिया है। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में बर्कुट सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों प्रदर्शनकारियों को मार डाला, जिसके बाद प्रोटेस्ट्स हिंसक हो गए और याकुनोविच देश छोड़कर भाग गए। अब सत्ता पर विपक्ष काबिज हो गया।
इसके बाद रूस ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और 18 मार्च 2014 को औपचारिक तौर पर रूस ने क्रीमिया को अपना हिस्सा बना लिया। रूसी यूनिटी पार्टी के नेता सरगई आक्सियोनोव क्रीमिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। पुतिन और आक्सियोनोव की एक संधि पर हस्ताक्षर के बाद रूस में क्रीमिया शामिल हो गया। बिना किसी युद्ध के ही यह जंग खत्म हो गई और क्रीमिया पर रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया। क्रीमिया में हुए कॉन्फ्लिक्ट से यूक्रेन और दुनिया के बाकी देशों ने भी रूस पर आरोप लगाए कि उसने क्रीमिया पर जबरन कब्जा किया, लेकिन रूस का कहना है यह पॉपुलर पब्लिक पोलिंग और मेजॉरिटी के आधार पर किया गया था। नतीजतन यूक्रेन के पॉलिसी मेकर्स और लोगों को आने वाली मुसीबत का आभास होने लगा था और अब जंग दूर नहीं और रूस यूक्रेन को भी अपने साथ शामिल करने के लिए आमादा हो रहा है। इसके बाद यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में अलग होने की मांगें उठने लगी। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिन्हें पुतिन ने नजरअंदाज कर दिया। उस समय तक यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसा माहौल बनने लगा था। 16 दिसंबर 2014 को डोनेस्क में पब्लिक वोटिंग के चलते वहां एक नई आजाद सरकार का गठन हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर ज़ेखारेंको प्रधानमंत्री बने। वहीं लहशैंक में 18 मई 2014 को सेपरेटिस्ट ने इंडिपेंडेंट सरकार का ऐलान कर दिया और इस नई सरकार के प्रमुख बने लियोनिड पेशेनिक। वहीं अंदरूनी तौर पर यूक्रेन के पश्चिमी देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने के एकजुट होने का फैसला रूस को फूटी आंख नहीं भाया। रूस ये कतई नहीं चाहता था कि यूक्रेन के संबंध किसी भी पश्चिमी देश के साथ अच्छे हों या वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो का सदस्य बने। रूस का साफ साफ कहना है कि यदि यूक्रेन को नेटो देशों की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद मिलती है तो उसका अंजाम सभी को भुगतना होगा। नेटो का सदस्य बनना इसीलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यदि कोई बाहरी देश नेटो सदस्य पर हमला करता है तो बाकी सभी नेटो देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। दशकों से चली आ रही इस जंग में कई शहीद उभरे और कई पॉलिटिकल और पावर गेम्स भी खेले गए, लेकिन यूक्रेन की सॉवरेनिटी, उसकी रूस जैसी सुपर पावर के साथ टक्कर लेने की हिम्मत और उसके आजाद रहने के जज्बे के सबसे बड़े प्रतिनिधि बने यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने अपने कार्य में कोविड-19 और उसके तुरंत बाद ही रूस के साथ जंग के दौरान देश को अपनी काबिलियत और हिम्मत के साथ बखूबी लीड किया। तो क्या है इस न्यू एज हीरो की कहानी जो कि कभी एक एक्टर हुआ करते थे? क्या है ज़ेलेंस्की और उन जैसे अनगिनत यूक्रेनियन लोगों के जंग की कहानियां? कैसे एक एक्टर बना यूक्रेन का प्रेसिडेंट और कैसे जिंदा रखा है अब तक अपने हौसले को, जानेंगे अगले एपिसोड में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 2019 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने सांसदों से कहा था, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी या किसी और महान हस्ती की तस्वीरें अपने ऑफिस या कैबिन में लगाएं। इसके बजाय आप अपने बच्चों की फोटो को अपने दफ्तर में लगाएं और कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी तरफ देखें। आज रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के चुनिंदा हस्तियों में ज़ेलेंस्की का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनकी कहानी एक आम इंसान के तौर पर शुरू होकर एक ऐसे लीडर में बदली जिसने यूक्रेनी लोगों में उम्मीद की किरण जगाने का काम किया। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से जंग लड़ रहा है। इस पर 3 बार हत्या की कोशिश की जा चुकी है और वो रातों रात हीरो बन गया है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है। ज़ेलेंस्की का बचपन यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बीता। उनका जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ जो खुद भी रूसी भाषा बोलते थे। उनके पिता ने उन्हें इजराइल में जाकर पढ़ाई करने से मना कर दिया और उन्होंने यूक्रेन में ही रहकर कानून की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ज़ेलेंस्की की जिंदगी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आया जब उन्होंने वकालत या कॉर्पोरेट फील्ड को छोड़कर एक्टिंग और उसमें भी कॉमेडी को अपना करियर बनाया। ज़ेलेंस्की 2010 में टीवी सीरीज सर्वेंट ऑफ द पीपल के साथ मशहूर हुए और यूक्रेन के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक नामी सेलिब्रिटी बन गए। इस सीरीज में उन्होंने हाई स्कूल के एक लोकप्रिय टीचर का रोल किया था जो करप्ट राजनेताओं से दुखी होकर अंत में देश का राष्ट्रपति बन जाता है। आज इस बात से ताज्जुब होता है कि इस सीरीज के कुछ साल गुजर जाने के बाद ज़ेलेंस्की वाकई यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा
कि उन्हें कभी रूसी टैंक्स, फाइटर जेट्स और जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ेगा। लोगों को कभी हंसाने वाले चेहरे पर आज हिम्मत और आंखों में आंसू है। दशकों से यूक्रेन में चलती आ रही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौरान ज़ेलेंस्की को पहले देश में कोविड महामारी से टैकल करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। एक मुसीबत खत्म हुई ही नहीं थी कि क्रीमिया के रूस में जुड़ जाने के साथ हुए यूक्रेन के अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट्स ने ज़ेलेंस्की को एक नया चैलेंज पेश कर दिया। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरी दुनिया में जंग का डर फैल गया और कई देशों के लीडर्स ने उन्हें यूक्रेन छोड़कर चले जाने का सुझाव भी दिया। आज ज़ेलेंस्की की नई भूमिका 21वीं सदी के एक रियल लाइफ हीरो की हो गई है। 44 वर्षीय ज़ेलेंस्की ने कीव और यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि आम खबर थी कि वो रूस के डायरेक्ट निशाने पर है। इस दृढ़ निश्चय से ज़ेलेंस्की को एक वक्त में कमजोर मानने वाली दुनिया के कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स और एनालिस्ट प्रेरित हुए और उनको खूब प्रशंसा भी मिली। ज़ेलेंस्की की हिम्मत हमें इसी बात से साफ दिख जाती है कि जब खुद रूस के जानी दुश्मन अमेरिका ने उन्हें सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकालने की पेशकश की, तो ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, मुझे हथियार चाहिए, सुरक्षित रास्ता नहीं। यह तब था जब यूक्रेन पर रूसी हमले का चौथा दिन था। रूस की सेना यूक्रेन की सीमा के भीतर तेजी से आगे बढ़ रही थी और यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में घुस चुकी थी। जंग शुरू होने के बाद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए ठोस कदम न लेने को लेकर अमेरिका को क्रिटिसाइज भी किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस पर ड्रोन हमले की खबरें आने के बाद से ही रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमले तेज कर दिए थे। आज तक यूक्रेन के हजारों लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं। लाखों लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है और कम से कम 70 लाख लोग आंतरिक रूप से डिस्प्लेस हुए हैं। यूक्रेन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इरेना वेराशुक के मुताबिक रूसी हमलों से मची तबाही के चलते देश में लाखों लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं और अपने सरों से छतें खो चुके हैं। 7 मिलियन या 70 लाख नागरिक रूस यूक्रेन संघर्ष से आंतरिक रूप से डिस्प्लेस हुए हैं। वहीं अब तक कुछ 3 लाख लोगों को भी अफेक्टेड एरिया से निकाल लिया गया है। यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए आघात पर बात करें तो कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने यूक्रेन में मची तबाही का आकलन किया था, जिसमें 24 फरवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक नॉन स्टॉप हो रहे रूसी हमलों से देश को $138 अरब का नुकसान हो चुका है। भारतीय करेंसी में रकम 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठती है। रूसी हमले इतने खतरनाक थे कि 1,25,000 रिहायशी इमारतें या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी या फिर डैमेज हो गई थी। इसके साथ ही अब तक 3,000 से ज्यादा नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी तबाह हो चुके हैं और सबसे दुख की बात है कि कुछ 1100 से ज्यादा अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं। जहां यूक्रेन कभी यूरोप के विकसित देशों में माना जाता था, आज इस जंग के चलते वो एक असमंजस में फंस चुका है। अंदरूनी तौर पर चल रहे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक डिफरेंसेस ने देश को बांट दिया है। जहां एक तरफ लोगों की एक बड़ी जनसंख्या प्रो रशियन है, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और उन जैसे कई रियल लाइफ हीरोज भी हैं जिनकी कहानियां दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। रूस की बर्बरता और वेस्टर्न वर्ल्ड का यूक्रेन के लिए ज्यादा कुछ ना कर पाना दिन ब दिन हालात और खराब करता जा रहा है। दरअसल कोल्ड वॉर या शीत युद्ध से चले आ रहे सोवियत यूनियन और वेस्टर्न देशों के बीच चलते आइसोलेशन की वजह से यूक्रेन जैसे देश पिस रहे हैं। वहीं रूस जैसे दुनिया के सुपर पावर, जिसे खुद अमेरिका आंख दिखाने से कतराता हो, उसके वाइस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पर कब्जा जमाने का हौसला बढ़ता ही चला जा रहा है। तो किस तरह हुई पुतिन की कहानी की शुरुआत और कैसे बने वे रूस के बादशाह? एक तरफ एक्टर से बने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर के इकलौते राजा। कहानी दिलचस्प होती जा रही है, तो बने रहिए हमारे साथ पुतिन की कहानी सुनने अगले एपिसोड में। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा नाम जो रूस के लोगों के लिए एक मसीहा के तौर पर माना जाता है, पर वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न वर्ल्ड में यही नाम एक बर्बर डिक्टेटर माना जाता है, जो अपने कड़े और सख्त नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज की वजह से निंदा के पात्र हैं। आज अपने यूक्रेन पर चढ़ाव के फैसले से पुतिन ने अमेरिका और यूरोप के विकसित और अमीर देशों से दो हाथ कर लिए। तो कौन है व्लादिमीर पुतिन? कहां शुरू होती है इनकी दिलचस्प कहानी और रूस के इतिहास में उनका क्या किरदार है और कितना योगदान रहा है? व्लादिमीर
वोल्दिमीरोविच पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में सोवियत रूस के लेनिनग्राड में हुआ था। इन्होंने रूसी खुफिया अधिकारी और राजनेता के पद पर संभाले और 1999 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति बने और देश का प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य संभाला। पुतिन लेनिनग्राड में पढ़े और उसके बाद वो रूस में खुफिया एजेंसी केजीबी में 15 साल तक इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रहे, जिसमें वो ईस्टर्न जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में 6 साल शामिल थे। उन्हें 1990 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से नवाजा गया और वो लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर बनने के लिए रूस लौट आए। इसके साथ ही वो सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर सोबचाक के सलाहकार भी बन गए और जल्द ही सोबचाक का विश्वास जीतने में भी सफल हुए। 1994 तक वो पहले डेप्यूटी मेयर के पद तक पहुंच गए थे। 1996 में पुतिन मॉस्को चले गए, जहां जुलाई 1998 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने उन्हें केजीबी के इंटरनल अफेयर्स का चीफ घोषित कर दिया। इसके बाद येल्त्सिन, जो अपना पद संभालने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव की तलाश में थे, 1999 में उन्होंने पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। पुतिन को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दिनों चेचनिया में हो रहे सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ जो मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया, उससे देश में उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग काफी बढ़ गई थी। येल्त्सिन के सालों से कमजोर व्यवहार से तंग आकर रूसी जनता ने दबाव में पुतिन की काबिलियत और डिसीजन मेकिंग का समर्थन किया। इसके बाद नए चुनावी गुट यूनिटी के लिए पुतिन के समर्थन के चलते उनका रूस का राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो गया। 1999 में येल्त्सिन के इस्तीफे के बाद पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। कमजोर रूस के रैपिड रीडेवलपमेंट और प्रोग्रेस का वादा करते हुए सख्त और आरक्षित पुतिन ने मार्च 2000 के चुनावों में लगभग 53% वोट के साथ आसानी से जीत हासिल कर ली। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने करप्शन को खत्म करने की मांग की। पुतिन के राष्ट्रपति के तौर पर सबसे बड़ा फैसला रूस के 89 क्षेत्रों और गणराज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का था, जिनको उन्होंने 7 नए जिलों में डिवाइड कर दिया। साथ ही उन्होंने कई मीडिया आउटलेट्स को बंद करके एक प्रमुख हस्तियों के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू करवाए, जिनमें फाइनेंशियर्स और मीडिया टाइकून्स शामिल थे। यूक्रेन से सालों पहले पुतिन को चेचनिया में एक क्राइसिस का सामना करना पड़ा, खासकर उन सेपरेटिस्ट के खिलाफ जिन्होंने मॉस्को में आतंकवादी हमले किए थे और क्षेत्र के पहाड़ों से रूसी सैनिकों पर गुरिल्ला हमले में कईयों की जान ली थी। इस मिलिट्री कैंपेन में मरने वालों के आंकड़े आज तक साफ नहीं है और 2002 में पुतिन ने इस कैंपेन को खत्म करने का ऐलान किया। अपने करियर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और दुनिया की कड़ी निंदा झेलते झेलते पुतिन को अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज यूक्रेन में पेश हुआ, जहां महीनों के लगातार प्रोटेस्ट के बाद विक्टर यानुकोविच को पद से उतरना पड़ा और वो रूस शरण लेकर भाग गए। यूक्रेन में सबसे बड़े रूसी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पुतिन ने सेना भेजने के लिए संसदीय मंजूरी का अनुरोध किया। मार्च 2014 की शुरुआत में क्रीमिया रूस का हिस्सा बन गया और 16 मार्च को हुए पॉपुलर वोटिंग के बाद क्रीमिया के लोगों ने रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया। यह यूरोप के अन्य देशों और खासकर अमेरिका को नहीं भाया और यूरोपियन सरकारों ने पुतिन के इनर सर्कल के नुमाइंदों के खिलाफ ट्रैवल एम्बार्गोज और फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स जैसे सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। पुतिन का कहना था कि क्रीमिया हमेशा से रूस का हिस्सा रहा है और उनके इस कीव बयान का जवाब उन्हें इंटरनेशनल सैंक्शंस के रूप में मिला। कहानी में एक और ट्विस्ट तब आया जब अप्रैल 2014 में रूसी बंदूकधारियों ने पूरे साउथ ईस्टर्न यूक्रेन में सरकारी इमारतों पर कब्जा जमा लिया, जिससे रूस और यूक्रेन के बीच मिलिट्री स्ट्रगल शुरू हो गया। पुतिन के इस इलाके को नोवोरोसिया या नया रूस कहने की वजह से उन्हें एक डिक्टेटर होने की कड़ी निंदा का भी सामना करना पड़ा। 17 जुलाई 2014 को मलेशियन एयरलाइंस MH17 अपने 298 पैसेंजर्स के साथ ईस्ट यूक्रेन में क्रैश हो गया और भारी सबूतों के संकेत मिले कि इसे रूसी निर्मित सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल के इस्तेमाल से गिराया गया था। इस वाकये की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शंस और कड़े कर दिए, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में आए भारी स्पाइक ने रूसी इकोनॉमी को मुसीबत में डाल दिया। नेटो के मुताबिक 5 सितंबर को जब रूसी और यूक्रेनी नेता बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मिले, तब 1000 से ज्यादा रूसी सैनिक यूक्रेन में घुसकर लड़ रहे थे। खून खराबा चलता रहा और प्रो रूसी सेपरेटिस्ट ने अगले कई महीने यूक्रेनी आर्मी को पीछे धकेलने में बिताए। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2015 तक चल रही लड़ाई में 8000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 1.5 लाख डिस्प्लेस हो चुके थे।
जनरल असेंबली में पुतिन ने रूस को एक सुपर पावर होने का अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जो विदेशों में अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम है, जबकि उन्होंने यूएन, अमेरिका और नेटो को ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी घोषित कर दिया। इसके 2 दिन बाद रूस सीरिया में चल रहे सिविल वॉर में एक एक्टिव प्लेयर बन गया, जब रूसी फाइटर जेट्स ने होम्स शहर के पास टारगेट्स पर हमला बोल दिया। हालांकि रूसी रक्षा अधिकारियों का बयान था कि उनके हमलों का निशाना सिविलियंस नहीं बल्कि देश में पनप रहा आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट था। लेकिन ये आम बात जाहिर थी कि हमलों के असली निशाने पर सीरिया के प्रो रूसी राष्ट्रपति बशर अल असद के विरोधी थे। 20 साल पहले दिसंबर 1999 में बोरिस येल्सिन के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद व्लादिमीर पुतिन को रूस का कार्यकारी राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके बाद मार्च 2000 में 15% मतों के जीतने के बाद पुतिन रूस में पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए, जब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि पुतिन का कार्यकाल इतना लंबा होगा। ज्यादातर पश्चिमी नेताओं के ऑब्जर्वेशन से बिल्कुल उल्टा, पुतिन के कार्यकाल में बहुत कम समय को छोड़ दे तो काफी स्थिरता बनी रही है। 2012 में क्रेमलिन की वापसी के बाद मॉस्को में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और इस झड़प में हुए हजारों लोगों की गिरफ्तारियां पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका रहीं। रूसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यह पुतिन का आखिरी कार्यकाल था। पुतिन राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर थे, पर मीडिया में पुतिन की छवि और उनके रुतबे के चलते उनके जैसे एक और लीडर का चुनाव काफी कठिन होने वाला था। रूस में उनके जाने के बाद पैदा होने वाले वैक्यूम को भरने वाली ताकत और कोई नहीं रख सकता था। कुछ एनालिस्ट का ऐसा भी मानना था कि सबसे लंबे समय तक रूस की राजनीति में बने रहने वाले नेता स्टालिन की तरह 2036 तक पुतिन पूरी तरह से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। पत्रकारों और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि गरीबी और आपराधिकता जैसी समस्याओं के बावजूद रूस अब भी एक लोकतांत्रिक और उदारवादी देश है। क्रेमलिन की जीत के बाद पुतिन के शुरुआती दौर में उनके प्रकाशित काफी इंटरव्यूज से रूसी नागरिकों को विश्वास हुआ कि इतने सालों से देश पर शासन करने के बाद अब पुतिन किसी भी तौर से सीमित नहीं है, वे व्यवहारिक रूप से एक सुल्तान हैं। तो क्या हालात हैं अफेक्टेड एरियाज के अनगिनत गांवों और छोटे शहरों में? यही सवाल जवाब हुए रूस में ऑन ग्राउंड इस कॉन्फ्लिक्ट को कवर कर रही एक रिपोर्टर और कुछ यूक्रेनी और रूसी सोल्जर्स और नागरिकों के बीच। पर असल मायने में क्या सही है और क्या गलत, इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। कड़ाके की ठंड, खाने पीने की किल्लत, कई तरह की बीमारियों और कभी न खत्म होती जंग की मार यूक्रेन और रूस के लोग तो झेल ही रहे हैं, पर सबसे ज्यादा इस खून खराबे और आपसी रंजिश का शिकार बन रहे हैं इन दोनों मुल्कों के सोल्जर्स। इवाना कनाडा में स्थित एक नामी न्यूज वेबसाइट के लिए काम कर रही कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर थीं, जिन्होंने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी इलाके में जाकर 1 दशक से भी ज्यादा वक्त जंग के मैदान में गुजारा। वो सेवास्तोपोल और मारियोपोल के इलाकों में मुआयना करने के लिए जा पहुंची तो देखा कि वहां की सिचुएशन अब भी उतनी ही खतरनाक है जितनी कि कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों के दौरान थी। उसने सेवास्तोपोल के चेक पोस्ट पर कुछ सोल्जर्स को देखा और अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? मेरा नाम एनाटोली है। आपकी तारीफ? क्या आप एक रिपोर्टर है? क्योंकि यूक्रेनियन आर्मी और स्पेशल रिपोर्टर्स के अलावा इन इलाकों में सिविलियंस के आने की इजाजत नहीं है। आई होप कि आपके पास प्रॉपर ऑफिशियल परमिट्स होंगे। एनाटोली का इशारा साफ था। साउथ यूक्रेन में खुलेआम घूमना सुसाइड करने के बराबर है। इवाना ने अपने परमिट्स एनाटोली को दिखा दिए और उसे क्वेश्चन पूछने की इजाजत मिल गई। मैं आपको अनाटोली पुकारूंगी। यहाँ यूक्रेन में जिस तरह राष्ट्रपति जेलेंस्की और आप सोल्जर्स ने अपने देश की सुरक्षा का बीड़ा उठाया है, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के साथ सहानुभूति की लहर दौड़ गई है। और अब आपकी कहानी हमारी अपनी कहानी से महसूस होने लगी है। ये बताइए कि क्या आम यूक्रेनी और रूसी नागरिकों को भी इस इलाके में नाटो के फैलाव का डर है? पुतिन की बातों से ये साफ है कि उनके और नाटो के बीच की लड़ाई में आपका देश फंस गया है। हमारी सुने तो ये सब खेल पुतिन का ही रचा हुआ है। 2014 में क्रिमिया, फिर मारियोपोल और सेवास्तोपोल से शुरू हुए इस जंग ने रूस को पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का बहाना दे दिया। 3 बाल्टिक देश, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने 2 दशक पहले नेटो को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक बड़ा मुद्दा नहीं था।
तब तक जब तक कि पुतिन ने इसे तूल देना शुरू नहीं किया। पुतिन सालों से नेटो के खतरे को मुद्दा बनाकर रूस पर अपनी धाक जमाए रखना चाहता है। अजीब बात तो यह है कि तुर्की, जो कि रूस के एक पुराने दोस्तों में से है, वो नेटो का एक मेंबर है। पुतिन ने उसके स्टैंड को तो कभी क्रिटिसाइज नहीं किया। इवाना एनाटोली की बातें सुनकर मुस्कुराई। वो एक न्यूट्रल कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टर थी, जिसकी जिम्मेदारी एक समानांतर पर्सपेक्टिव पेश करने की थी। उसने बॉर्डर की दूसरी तरफ जाकर रूसी सोल्जर्स से भी बात की, जिसमें कुछ ये सवाल जवाब हुए। रिकॉर्ड के लिए आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। ये बताइए कि रूस आखिर इतनी मात्रा में असला, गोला बारूद और बाकी सप्लाईज इस जंग में कैसे झोंक पा रहा है? इतने सालों तक लगातार जंग में हिस्सा लेना और कंट्रोल बरकरार रखना बच्चों का खेल नहीं। किसने कहा आपसे कि हमारी असलें, जान माल और लोगों का नुकसान नहीं हुआ? माना कि सालों से हम इस जंग में बरकरार हैं, लेकिन मुल्क छोटा हो या बड़ा, नुकसान एक बराबर ही होता है। जहां कहीं किसी एक भी इंसान का खून बहता है, वहीं जंग की असलियत सामने आ जाती है। हार जीत और सही गलत सब मिट्टी में मिल जाता है। बाकी रह जाता है तो सिर्फ अपने देश की जीत, उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। लेकिन हर जंग में एक ताकतवर होता है और एक कमजोर। यहाँ साफ साफ रूस यूक्रेन के मुकाबले ज्यादा ताकतवर पेश आ रहा है। लेकिन बात वहीं आकर रुक जाती है। रूस ने भी काफी असले, जानो माल और लोगों का नुकसान देखा है। हमारे सबसे तजुर्बेकार मिलिट्री लीडर्स और मेरे कई साथी और सिपाही भाई इस जंग में शहीद हो गए। पर मजाक की बात यह है कि लोगों को और मीडिया को सिर्फ ये लगता है कि रूस के सिपाही और पुतिन ही आक्रोशवादी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन ऑन एन एवरेज हमारे 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स शहीद हो रहे हैं। आप ही वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्टर्स की माने तो रूस अब तक 3 लाख से ज्यादा सिपाही खो चुका है, जिसमें हम शहीद, गुमशुदा और पकड़े गए POWs शामिल हैं। कुछ 5 लाख नागरिक भी इस इलाके को छोड़कर भाग चुके हैं। ये आंकड़े दिल दहला देने के लिए काफी हैं, पर हमारे राष्ट्रपति पुतिन का दृढ़ निश्चय है कि जीत रूस की होगी। रूसी फ्रंटलाइन सोल्जर होने के नाते बेलारूस में क्या हो रहा है? क्या वेस्टर्न मुल्क किसी अंडरग्राउंड मूवमेंट को अंजाम दे रहे हैं? क्यों वो लुकाशेंको के हाथ बांधने के लिए और ठोस कदम नहीं उठा रहे? मैडम, एक सिपाही का काम ऑर्डर्स को अंजाम देना होता है। हम जंग के दौरान जज्बाती नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बेलारूस में 2020 में हुए प्रोटेस्ट के बाद लुकाशेंको काफी अनपॉपुलर हो गए थे, और अगर क्रेमलिन ने उन्हें खुली तरह से सपोर्ट करने का फैसला ना किया होता तो अब तक उनकी सत्ता हाथ से निकल जाती। 2022 के आते आते लुकाशेंको ने अपने सभी राइवल्स को नजरबंद कर दिया है। जो लोग बच गए हैं उन्हें देश से बाहर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलारूस में दमन रूस के मुकाबले ज्यादा है। बेलारूसियन सिक्योरिटी फोर्सेस उन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं जिन्होंने 2020 में देश भर में प्रोटेस्ट किए थे। उनके सोशल मीडिया भी ट्रेस किए जा रहे हैं। लुकाशेंको ने डर की बिनाह पर लोगों को अपनी एड़ी तले दबाकर रखा हुआ है। आप देख सकती हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ रूस में लोगों को अपने ओपिनियंस और जज्बात जाहिर करने की खुली छूट है। जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड की बात है, हमने आए दिन कई हैरत अंगेज अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस की कोशिशों को दबाया है। हमारे लोकल रेलवे लाइंस को बमों से फोड़ने और रूसी आर्मी के सप्लाईज रोकने की लगातार कोशिशों को हमने नाकामयाब किया है। वेस्टर्न दुनिया को यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह कॉन्फ्लिक्ट रूस और यूक्रेन के बीच की अंदरूनी झड़प है। रूस इसे हैंडल करने और इसका सोल्यूशन निकालने में सक्षम है, और साथ ही वो नेटो जैसी किसी भी ऑफेंसिव इंटरनेशनल अलायंस से लोहा लेने की ताकत भी रख सकता है। यही बात तो पुतिन ने यूएन की जनरल असेंबली में भी कही थी, पर सच्चाई तो यह है कि लोग मर रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, बल्कि लोग हमारे देश में भी मर रहे हैं। जहां पुतिन को अग्रेसिव करार दिया जा रहा है, वहीं ज़ेलेंस्की की इनसेंसिटिविटी को भी तो नजरअंदाज किया जा रहा है। राष्ट्रपति होने के नाते वो बात जानता है कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन हमेशा से ही कल्चरल और ट्रेडिशनल लाइंस पर विभाजित रहा है। क्रीमिया में हुआ पॉपुलर मैंडेट इस बात का सबूत है कि इस इलाके में रूसी बोर्न मेजॉरिटी रूस के साथ होना चाहती है। रूसी और यूक्रेनी दोनों का पक्ष सुनने के बाद इवाना को यही एहसास हुआ कि अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को किसी तरह से जल्दी ही नहीं खत्म किया गया तो खत्म हो जाएगी इस इलाके की खुशियां, इस इलाके का इतिहास, लोगों के आपस का कल्चरल रिश्ता। पर जहां तक एक तरफ आंख ना झपकाने वाले सख्त रवैये रखने वाले पुतिन ने पीछे कदम ना लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वहीं यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। तो क्या ओपिनियन है वेस्टर्न वर्ल्ड की इस कॉन्फ्लिक्ट पर? क्या समझते हैं वो पुतिन के रूस के बारे में? क्या पश्चिमी मुल्कों में से किसी एक के पास भी है इस न्यू एज वॉर का समाधान? जानने के लिए सुनते रहिए फैसिनेटिंग सीरीज
रूस यूक्रेन युद्ध को छिड़े आज 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। पिछले साल आज ही के दिन से कुछ महीने पहले दोनों देशों के बीच भीषण जंग शुरू हुई, जो कि अब भी आए दिन दोनों तरफ जान और माल का नुकसान कर रही है। दोनों में से कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बीते 1 साल में क्या क्या हुआ, कितने लोगों की मौत हुई, यूक्रेन में कितनी तबाही हुई और रूस ये जंग कब तक चलाएगा। यूक्रेन के इतिहास का काला दिन 23 फरवरी 2022 को साबित हुआ, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑफेंसिव का ऐलान कर दिया। कुछ चंद घंटे बाद यानी 24 फरवरी की तड़के सुबह अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के और शहरों में भारी हवाई हमले होने शुरू हो गए। हर जगह अफरा तफरी सी मच गई, हाहाकार होने लगा। रूस के इस अहंकारी हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। यूक्रेन का साथ देने के लिए यूरोपियन और वेस्टर्न देशों की मिलिट्री अलायंस नेटो खड़ी हो गई। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस के साथ कई और देशों ने बाहर रहते हुए यूक्रेन को मदद पहुंचानी शुरू कर दी। क्या आप जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का कोई एक्यूरेट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 साल के अंदर 3 लाख से ज्यादा लोग दोनों तरफ से मारे जा चुके हैं, यानी हर दिन लगभग 821 लोग। नॉर्वे चीफ ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट कहती है कि इस युद्ध में 22 जनवरी 2023 तक यूक्रेन के कुछ 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 1,20,000 से ज्यादा यूक्रेनियन जवान अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं तमाम रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि यूक्रेन से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकन आंकड़ों की बात करें कि 24 फरवरी 2022 से 16 फरवरी 2023 के बीच 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या फिर यूक्रेन के प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा करीब 7,000 से ज्यादा रूस का साथ देने वाले यूक्रेनियन सेपरेटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। इस जंग का सबसे दुखद असर आम नागरिकों पर हुआ है, जो कि 2 लाख से ज्यादा तादाद में लापता है। इस जंग में फॉरेन कैजुअलिटीज भी काफी हुई हैं। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि अब तक 44 विदेशियों की मौत इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुई है। हमारे ही भारत के एक स्टूडेंट ने भी इस जंग के चलते अपने प्राण त्याग दिए। फॉरेन कैजुअलिटीज में सबसे ज्यादा ग्रीस के 12 और अजरबैजान के 8 नागरिकों ने इस युद्ध में जानें गंवाई हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने वक्त खून खराबे, खर्चे और असले बारूद के इस्तेमाल के बाद रूस यूक्रेन पर कितना कब्जा कर पाया। अब तक रूस यूक्रेन के मारियोपोल, डोनेस्क, खेरसन और लुहांस्क इलाकों को पूरी तरह से कब्जा कर चुका है। युद्ध के दौरान रूस ने मेलकोलीव और खार्किव पर भी कब्जा कर लिया था। हालांकि बाद में यूक्रेनी सेना ने रूस को जोरदार टक्कर देते हुए इन दोनों राज्यों पर वापस कब्जा जमा लिया। अभी भी कई राज्यों में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। ये वही इलाके हैं जो रूस से सटे हुए हैं। नए शहरों पर कब्जा करने के साथ साथ रूसी सैनिक अपने इलाकों की रक्षा में जुटी यूक्रेनी सेनाओं पर तोप से गोले बरसा रहे हैं, उन पर रॉकेटों से हमले हो रहे हैं। रूस इस वक्त 2 तरफ से उत्तर में आइजम और पश्चिम में सेवेरोडोनेत्स्क से हमला कर रहा है। दूसरा सवाल यहां यह उठता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस मामले में क्या कर रही है। रूसी इन्वेजन के विरोध में अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देश यूक्रेन के साथ आ गए। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से यूक्रेन को अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइल्स दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन का दौरा किया और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य कई देशों के राष्ट्रपति और पॉलिटिशियंस भी यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। एक रिपोर्ट यह बताती है कि अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 1000 मिलियन US$ दिए हैं। इसके अलावा EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी 1000 मिलियन US$ की लीथल एड दी गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी के साथ साथ कई देश भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक US यूक्रेन में रक्षा संसाधनों को मजबूत करने के लिए $30.4 बिलियन से भी ज्यादा रकम खर्च कर चुका है। बाइडेन ने कीव के दौरे के दौरान यूक्रेन को $50 करोड़ यानी $500 मिलियन का मिलिट्री एड देने की घोषणा की। द कॉन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 10 करोड़ से ज्यादा गोले बारूद यूक्रेन को दिए। इसमें राइफल्स, टैंक्स और हैंडगन्स शामिल हैं।
इनके अलावा कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे देशों से भी इसी तरह के हथियार यूक्रेन को मिल रहे हैं। अब तीसरा और फाइनल सवाल उठता है कि इस जंग से दूसरे देशों पर क्या असर पड़ेगा। युद्ध शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज की कीमतों में उछाल आई। क्रूड ऑयल $140 पर बैरल के करीब जा पहुंचा, जो 2008 के बाद कच्चे तेल के दामों का सबसे ऊंचा स्तर है। इसके अलावा गैस, स्टील, एल्यूमिनियम, निकल से लेकर लगभग सभी वाइटल रिसोर्सेज के दाम आसमान छूने लगे। इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर साफ देखा गया है। युद्ध के चलते दुनिया का सप्लाई चेन पूरी तरह से हिल गया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए, जिससे रूस को फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सके। तो अब आगे क्या? कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिलहाल दोनों देशों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन को अमेरिका जैसे सुपर पावर और तमाम यूरोपियन विकसित देशों का साथ मिल रहा है, तो रूस भी इन सबसे टक्कर लेने के काबिल है और अपने कदम पीछे हटाना नहीं चाहता है। ऐसे में युद्ध रुकने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। मामला तब और बिगड़ गया जब बाइडेन ने यूक्रेन पहुंचकर उसे हर तरह से मदद का भरोसा दिला दिया। इससे रूस फिर भड़क गया। नई दिल्ली में अपने घर पर बैठे रवि ने जब सुबह तड़के यूक्रेन का यह बयान देखा तो वो आग बबूला हो गया। यूक्रेन में हो रही जंग का असर पूरी दुनिया पर साफ हो रहा है। तेल की कीमतों से लेकर आम कमोडिटीज के सप्लाई चेन के टूटने से भारत जैसे बड़े और विकासशील देशों में भी इस बात की चर्चा तो होनी लाजमी है। रवि कहते हैं, ये ज़ेलेंस्की ऐसा कैसे कह सकता है? ये एक गैर जिम्मेदाराना बयान हुआ। वो चाहते क्या है कि यूक्रेन में क्राइसिस के चलते हम कई सौ सालों से चलते आ रहे हमारे रूस के मजबूत रिश्ते को भूल जाएं? दिस इज इम्पॉसिबल। रवि की सोच गलत नहीं है। भारत और रूस के तार कई दशकों पीछे तक जाते हैं और ये दोनों महान देश एक दूसरे के पक्के दोस्त भी माने जाते हैं। इतिहास गवाह है कि ये दोनों एक दूसरे पर वाइटल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा कल्चरली भी इंटरडिपेंडेंट रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती न सिर्फ ईस्टर्न हेमिस्फीयर बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल है। तभी विकास कहता है, मैं साफ कर दूं कि बयान ज़ेलेंस्की ने खुद नहीं बल्कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भारत के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीब डोभाल के रूस दौरे से चिढ़ कर दिया। यूक्रेनी विदेश मंत्री जहां एक तरफ भारत को लेकर खुलेआम नफरत का इजहार कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी साफ नजर आ रहा है। यू राइट रवि। उन्होंने कहा कि उन्हें संकट के इस दौर में पाकिस्तान का साथ मिल रहा है। खुलेबा की माने तो पाक के साथ रिश्तों में काफी संभावना है और इन्हें तलाशा जाना चाहिए। आखिर इन्हीं संभावनाओं की वजह से तो एशिया में यूक्रेन ने अपने पैर जमाए हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आज भारत पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाले यूक्रेन को एक देश का दर्जा सबसे पहले नई दिल्ली ने ही दिया था। भारत और यूक्रेन के रिश्तों का सिलसिला सन 1990 के दशक में शुरू हुआ। यूक्रेन जब सोवियत यूनियन का हिस्सा था, भारत के उसके साथ संबंध काफी अच्छे थे। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद भारत ही एक ऐसा पहला देश था जिसने यूक्रेन को एक सॉवरेन नेशन का दर्जा दिया। जनवरी 1992 में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत भी हुई। साल 1993 में यूक्रेन ने नई दिल्ली में कॉन्सुलेट खोला, जो कि एशिया में उसका पहला हाई कमीशन था। दोनों देशों के बीच 17 द्विपक्षीय संबंध पर दस्तखत भी हुए और यूक्रेन भारत का पहला ट्रेड पार्टनर बन गया। मुझे आज भी याद है, साल 1998 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में एटॉमिक टेस्ट कंडक्ट किए थे, तो यूक्रेन ने यू टर्न ले लिया। तभी से इन दोनों देशों के संबंधों में इनकॉन्फिडेंस शुरू हो गए। 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट किए। दुनिया के वो 25 देश जिन्होंने इसका खुला विरोध किया था, उनमें यूक्रेन भी शामिल था। यही नहीं, और देशों के साथ मिलकर यूक्रेन ने भारत पर सैंक्शंस भी लगा दिए थे। भारत सरकार ये साफ कर चुकी थी कि ये टेस्ट सिर्फ डिफेंस के लिए और ऑफेंस के लिए नहीं। यूक्रेन ने यूनाइटेड नेशंस के उसके प्रस्ताव को भी सपोर्ट किया, जिसमें भारत को और ज्यादा परमाणु परीक्षण करने से रोकने की बात कही गई थी। भारत से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी संधि को साइन करने के लिए कहा गया था। इतने डिफरेंसेस के बाद यूक्रेन के भारत के खिलाफ ये हॉस्टाइल एटीट्यूड उसका ग्लोबल इंप्रेशन और बिगाड़ने का काम कर रहा है। साथ ही उसकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती उसे भारत की नजरों में कम से कम एक दोस्त की तरह तो पेश नहीं करती। आखिर अपने दुश्मन का दोस्त दुश्मन ही होता है। इसे इस तरह समझना भी ठीक नहीं ना विकास। भारत अगर अपने मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के लिए रूस पर निर्भर है, तो पड़ोसी पाकिस्तान यूक्रेन पर।
यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच आर्म्स डील्स का एक लंबा इतिहास है। यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार पाकिस्तान को सप्लाई करता है। दोनों देशों के बीच हथियारों के लिए 1.6 अरब डॉलर्स की एक डील साइन हुई है। पाकिस्तान की सेना जिस T-80 टैंक का इस्तेमाल करती है वो यूक्रेन में ही मैन्युफैक्चर होता है। साल 2017 में दोनों देशों ने T-80 टैंक के अपग्रेडेड वर्जन को खरीदने का जिक्र किया है। यूक्रेन के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है, उसकी भारत में पाकिस्तान की तरफ से हो रहे आतंकवाद पर चुप्पी। भारत कई बार ये बात सामने ला चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन की तरफ से पाक को 320 T-80 टैंक्स का एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ। यहां तक कि कश्मीर में पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट को मिलने वाली मदद पर भी यूक्रेन ने कभी भी भारत के सपोर्ट में बयान नहीं दिया। इसे धोखा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। भारत आज एक ऐसी कगार पर खड़ा है जहां वो ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा फोकस्ड है। भारत की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ उसके डिप्लोमेटिक और कल्चरल रिश्ते बने। ऐसे में अमेरिका भारत के रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हुए उसे रिझाने की कोशिश में अमेरिका के अफगानिस्तान और अन्य थिएटर्स में हुए मिलिट्री मिसफायर्स की वजह से उसे आज चाइना और रूस को काउंटर करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में एक साथी चाहिए। वहीं भारत को भी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी न सिर्फ बनाए रखने बल्कि उसे और मजबूत करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े और लुक्रेटिव मार्केट प्लेस अमेरिका की दोस्ती और उसका डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट चाहिए। साथ ही वो रूस के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ सकता। यूक्रेन में पनपते और दिन ब दिन बिगड़ते सिचुएशन में भारत अपने पुराने जिगरी दोस्त रूस के खिलाफ बयान ना तो दे सकता है और ना ही कोई ऐसा कदम उठा सकता है जिससे कि यूक्रेन को मिलिट्री या डिप्लोमेटिक फायदा हो, जो कि रूस के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए भारत इस कॉन्फ्लिक्ट से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता दिख रहा है। तो जहां दुनिया के बनते बिगड़ते रिश्ते यूक्रेन और रूस का फ्यूचर तय कर रहे हैं, कैसा होगा आने वाला कल? क्या यूक्रेन पर पूरा कब्जा कर लेगा? क्या यह जंग कभी खत्म होगी? Or is Zelensky willing to go down with his proverbial ship? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध ने एक खूनी जंग होने के साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी जन्म दे दिया है। दोनों तरफ जान और माल के नुकसान के बीचों बीच कैनेडियन रिपोर्टर इवाना यूक्रेन के क्रेमाटोर्स्क शहर में लोगों से पूछताछ कर रही है। उसने इस जंग के चलते हर तरह के दुख और तकलीफ का आंखों देखा हाल अपने आर्टिकल में बयान किया था, लेकिन अब उसे लोगों की कहानियां भी उनकी जुबानी जाननी थी। शहर की गलियों में चलते चलते वो एक रेस्टोरेंट में पहुंची जहां अब भी बिजनेस चल रहा था। लोग लंच कर रहे थे और बियर का लुत्फ उठा रहे थे। Excuse me, can I join you at the table? टेबल पर एक परिवार बैठा हुआ था जिसमें एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। आदमी ने इवाना को देखा, मुस्कुराया और एक कुर्सी और टेबल की तरफ खींच ली और उसकी मेहमान नवाजी करने लगा। इवाना डेविड की मेहमान नवाजी से काफी इंप्रेस हुई। कई सालों से इस इलाके के कॉन्फ्लिक्ट पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करते करते उसे यूक्रेनियन भाषा बोलनी और थोड़ी बहुत समझ में आती थी। टेबल पर बैठे दोनों बच्चे उसके साथ अपना लंच शेयर करने लगे और एली ने इवाना के लिए एक बियर मंगवा लिया। इवाना ने तय किया कि वो इस परिवार से यूक्रेनियन भाषा में ही बात करेगी। मैं एक न्यूट्रल रिपोर्टर हूँ और मैंने इस जंग को शुरुआत से फॉलो किया है, लेकिन मैंने देखा है कि जहां कई रिपोर्ट्स एक बाहरी नजरिया पेश करती हैं, वहीं बहुत कम है जो मीडिया में आम जनता यानी कि आप जैसे यूक्रेनियन परिवारों और लोगों का आंखों देखा हाल बयां करती हैं। मैं बिना कोई नमक मिर्च लगाए आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस पूरे क्राइसिस को कैसे देखते हैं। इवाना, हम यूक्रेन के लोग खुश मिजाज शांतिवादी लोग हमेशा से रहे। हम बाकी दुनिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, आपस में भाईचारे की बातें करते हैं और एक साथ देश को सुधारने का बीड़ा उठाते हैं। भले ही देश के कुछ हिस्सों में भाषा, रहन सहन, संस्कृति और इतिहास की लाइंस पर लोग विभाजित हैं। आज बदकिस्मती के ये हाल है कि कभी एक साथ खुशहाल रहने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। ऑल थैंक्स टू मिस्टर पुतिन। क्रेमलिन मॉस्को में सही सलामत बैठकर किसी देश की किस्मत जबरन बदलना आसान हो सकता है, लेकिन क्या पुतिन में इतनी हिम्मत है कि आकर वो हमारे कभी खुशहाल शहरों को आज देखें जो खंडहरों में बदल गए हैं? अनगिनत इलाकों में और घरों के आंगनों में आज मौत नाच रही है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, पैसे और खाने तक की किल्लत है। डेविड ने एली के कंधे पर हाथ रखा और उसे संभाला। एली की आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। उसे देखकर इवाना को समझ आ गया कि इस परिवार ने भी अपना सब कुछ खो दिया है। क्या आप क्रामाटोर्स्क से नहीं हैं? हम मारियोपोल नाम के शहर के रहने वाले हैं। ये वही इलाका है जो जंग के पहले दिन से ही रूसी हमलों का शिकार बना हुआ था।
पुतिन के ऑर्डर से पूरा शहर तबाह कर दिया गया। हम मारियोपोल ड्रामा थिएटर के सर्वाइवर्स हैं। यह सुनकर इवाना के होश उड़ गए। उसने मारियोपोल ड्रामा थिएटर के वाकये के बारे में सुना जरूर था, लेकिन साशा, उस हादसे में तो सबकी मौत हो गई थी ना? हादसा? वो एक बर्बर रूसी शेलिंग थी मैडम। हमें सरकार से हिदायत मिली थी कि शहर के कुछ इलाकों में रूसी गोलाबारी होने का अंदेशा है। हमारे साथ कुछ 600 सिविलियंस इस ड्रामा थिएटर की, जो कि सरकार द्वारा बनाया गया था, एक सेफ हाउस था, उसमें शरण लेने के लिए रवाना हुए। रास्ते में पता चला कि जिस बस में हम वहां जाने वाले हैं वो खराब हो गई है, तो मैंने और एली ने अपने घर के ही अंडरग्राउंड बंकर में छुपकर बमों से बचने का फैसला किया। हम बच गए, लेकिन बाकी 596 सिविलियंस। आई एम सो सॉरी, ये तो खौफनाक खबर है। सिर्फ मारियोपोल ही नहीं, मारियंका, बाखमुत, रुबिज़ेन, पोपासना, वोल्नोवास्का, लेमन, इज़ियम जैसे छोटे बड़े शहर भी पूरी तरह से तबाह हो गए। कभी यूक्रेन दुनिया के विकसित देशों में गिना जाता था। इन सत्ता और ताकत के भूखों ने उसके चीथड़े नोच लिए। और ये सिर्फ हमारी तरफ ही नहीं, पुतिन के अपने रूस के लोगों के साथ भी यही हो रहा है। सत्ता की भूख कह लीजिए या पॉलिटिकल एम्बिशन। जब दो हाथी लड़ते हैं तो घास तो पिसी जाती है ना। भला घास का क्या मोल। साशा, मुझे आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। इतना सब सहने और देखने के बाद आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है। यही मुस्कुराहट हम यूक्रेनियंस की सबसे बड़ी ताकत है, और इसी वार्म स्माइल से हम जंग भी जीत जाएंगे। कल किसने देखा है वाना? आज मैं अपने परिवार के साथ पिज्जा और बियर का मजा इत्मीनान से ले रहा हूं। बस उम्मीद है दुनिया कायम है। ये जंग भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई तो है जो सही सवाल कर रहा है और दुनिया तक यूक्रेन की असलियत पहुंचा रहा है। इवाना ने उस परिवार से और कुछ नहीं पूछा। वो उनके जख्मों को कुरेदकर अपनी स्टोरी नहीं बनाना चाहती थी। साशा, एली, येवा और मार्को जैसे अनगिनत और ऐसे यूक्रेनियंस और रूसी परिवार थे जिन्होंने बॉर्डर के दोनों तरफ तबाही, खून और दर्द के दामन को झेला है, आज भी झेल रहे। इवाना ने रेस्टोरेंट से बाहर चलकर कुछ कदम आगे लिए ही थे कि अचानक एक धमाके ने उसे उछालकर कई फीट दूर फेंक दिया। अगले 5 मिनट तक उसे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद लोगों की चीखें, एम्बुलेंस, फायर इंजन के सायरन्स और अफरा तफरी में उसे होश आया और सामने का नजारा देखकर वो वापस नीचे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मिसाइल क्रेमाटोस के उसी रेस्टोरेंट में शाम 7:30 बजे के करीब फटा, जिसमें 56 लोगों की मौत हुई, जिसमें साशा और एली और उनके दोनों बच्चे येवा और मार्को के साथ कई और लोग भी मारे गए। इवाना शॉक में थी। कुछ ही मिनट पहले एक खुशहाल परिवार के साथ वो उनकी हंसी और खुशी बांट रही थी, और मारियोपोल ड्रामा थिएटर की शेलिंग से किस तरह बचकर इस परिवार ने जब एक नए शहर में शरण ली तो वहां भी मौत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये कहानी कई अखबारों और वेबसाइट में छपी और पढ़ने और देखने वालों का दिल दहला दिया। पर दुख की बात तो यह है कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे इस जंग में साशा और उस जैसे न जाने कितने और परिवार अपनी जान आने वाले दिनों में खो देंगे अगर इस कॉन्फ्लिक्ट का जल्द ही कोई ठोस सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है और इस खूनी जंग को रोक नहीं दिया जाता है। न जाने यूक्रेन की किस्मत में कल क्या लिखा है, ये तो वक्त ही बता सकता है।